दोस्तों, आज जो आपके लिए बुक हम अपने वीडियो पर लाए हैं, बुक का नाम है रीवायर, चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट्स। क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आप कोशिशें करना ही बंद कर देते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए यही जिम्मेदार है। जब आप बात आती है बुरी हैबिट्स के बनने की, आप सीखेंगे कि हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। और अंत में आप उन 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों को उनकी बुरी हैबिट्स पर जीत पाने में मदद करता है। क्या आप अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए तैयार हैं? आप हैं नीलेश के साथ स्मार्ट पर। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं आज हमारी बुक पर। दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते। जैसे कि आप एक और चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको ये करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे दो दिमागों से आती हैं जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और। दरअसल हमारे पास कॉन्शियस सेल्फ और एक ऑटोमेटिक सेल्फ है। हालांकि इन दोनों को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जहाँ हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है, जहाँ हमारे बायसेस अजम्पशंस होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमने पहले से मान लिया या उनके लिए एक राय बना ली, या आपको अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ वो फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीज़ों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसलिए ये एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस करता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजंस ले चुका होता है। जब आपको कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाएं, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कर रहे इन हिस्सों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजंस के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी स्टडीज से हमें बताती हैं कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। फिर ये कनेक्शंस आपके उन पुराने कनेक्शंस को बदल देते हैं जो आपको ज़्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शंस के बनने के लिए आपको अपनी नई अच्छी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। जितना ज़्यादा आप अपनी अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं और इन तरीकों के बारे में जान सकते हैं जिनसे आपको अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स को रोज़ और लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी बुरी हैबिट्स को बिल्कुल ही नहीं बदल पाएंगे। द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म, जैसा कि हमने पहले बताया, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के लिए
हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमसे वो काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है, पर बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे बायस, अजम्पशंस और कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, इस बेसिक एग्जाम्पल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह दिखें, उनके बीच फिट हो सकें। शुरू शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में आपको उनसे नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। ये समझने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी स्ट्रांग क्यों होती है, उससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि वह चीज़, हर चीज़ का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज़्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, हम उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, जल्द ही ये परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को सपोर्ट करते हैं, और हम उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं या हमारे खिलाफ आते हैं। अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मजा आता है, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं और हम उनके दोस्त बन जाते हैं जो हमारी बात का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें कूल लगते हैं। हमारे परिवार वाले और दोस्त हमें बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित हैं। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनते, क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी प्रॉब्लमेटिक सोच को ठीक करने का मौका ही नहीं मिल सकता। हम हर उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को दिखाने के नज़रिए को चैलेंज करती है। जब हमें अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ती है, हम अपने आप को बचाने लगते हैं, हम इसे नकारने लगते हैं, बहस करते हैं या फिर टॉपिक ही बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। मगर आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में अवेयर रहें, तो एक डायरी रखना अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम उन फैक्ट्स और इवेंट्स को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर निराश हो, तो इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। सबसे पहले उस बात को लिखें जिसने होने की आपको उम्मीद दी थी, फिर जो असल में हुआ उसे लिखें, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीफ यानी सोच रहे हो उन्हें नोट करें, फिर अपने गलत सोच से निकाले गए नतीजों को लिखें। अंत में यह जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते थे। उदाहरण के लिए, आपको अपने स्कूल रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ क्या कि आप इसे टालते रहे और जिसका परिणाम आपको बहुत एवरेज रहा। आपके बायस पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी बना सकते हो, फिर आप ठान लेते हो कि अगली बार जब आपको रिपोर्ट बनानी होगी आप उसे टालेंगे नहीं और उस पर समय रहते काम करना शुरू कर देंगे। लाल झंडा लहराते हुए, वेविंग द रियल फ्लैग। बच्चे अक्सर रोकर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। वे अपने माता पिता की अटेंशन चाहते हैं और रोना इसे पाने का सबसे असरदार तरीका है। नखरे करने भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज़ें पाने का। एडल्ट जिनमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वह मॉल के बीच में रोने या पैर पटकने लगे, लेकिन वे अटेंशन चाहते हैं। जैसे बुल फाइट में प्लेयर रेड फ्लैग दिखाकर बुल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, वैसे एडल्ट लोग भी रेड फ्लैग दिखाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान उन पर जाता है। जाहिर है यह सब अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे और उन्हें रोके। आमतौर पर ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए अटेंशन पाना चाहते हैं, इनका बचपन सही परवरिश से नहीं गुजरा होता है। उनके माता पिता ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं सिखाया होता है, इसलिए वे ऐसी दिक्कत करते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होगी
और उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनके बचपन में प्यार, गाइडेंस और रिस्पेक्ट की कमी रही है। इसलिए उन्हें लग सकता है कि वे दूसरों से कमतर हैं। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता। यही निराशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। फिर वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे यह करने से मना करेगा। यही एक अच्छे माता पिता करते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वे अक्सर उनकी बात नहीं मानते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहती है। आत्महत्या करना, खुद को चोट पहुंचाना, शराब या ड्रग्स की लत, ये कुछ बिहेवियर हैं जो अटेंशन पाने के लिए लोगों में हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग बेवर्स अटेंशन पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि शायद उन्हें नकार दिया जाएगा। इन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करें और अपने अंदर विल पावर लाएं। असल में कोई भी जिसे एक बुरी आदत है, उसे इन 2 जरूरी बातों को सीखना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करने के से आपकी मसल उभर जाती है, वैसे ही विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को भी मजबूत किया जा सकता है। ये वो एबिलिटीज़ हैं जो आपको बुरी हैबिट्स के वापस हावी होने से बचाती हैं। वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, या कुछ काम की टिप्स हैं। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करें, ये पक्का कर लें कि आप इसे 100% लगन के साथ करेंगे। फिर अपने लिए वापस पुरानी हालत में जाना नामुमकिन बना दें। अपनी प्रोग्रेस के बारे में लोगों को बताते रहें। अगर आप इन्हें इसके बारे में बताना बंद कर देंगे, तो वे खुद आपके बारे में जानने आएंगे। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जाकर एक चैरिटी ढूंढना। आप अपना क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर दें, और जब भी आप अपनी पुरानी आदत पर वापस जाएं, तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आपके कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। अपने गोल तक पहुंचने को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप वो डोनेशन किसी पॉलिटिशियन या ऐसी जगह दे सकते हैं जहां पैसा खर्च करने से आपको सख्त नफरत है। अपनी विल पावर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है उन चीज़ों को अवॉइड करना जो आपको ट्रिगर करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो घर जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बार को अवॉइड करें। एक और तरीका है बुरी संगत से दूर रहना। बियर पीने के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वो भी तब जब आपके साथ रेगुलर ड्रिंकर हो। उन्हें बताएं कि आप ड्रिंक करना छोड़ रहे हैं, और अगर वह आपके इस फैसले की कद्र नहीं करते तो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाइए। जब भी आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लालच के आगे हार मानने लगेंगे, तो याद करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। उस उम्मीद पर कायम रहें कि पुरानी हैबिट्स छोड़ना वक्त के साथ आसान हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें, और इसमें महीनों का वक्त लगने वाला है, लेकिन इस बात से अपना मनोबल गिरने मत दीजिए। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने में लगा देते हैं, वो आपको एक बुरी आदत छोड़ने के और करीब ले जाता है। आप लत के आदी हो, यू आर हुक्ड एडिक्शन। जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है, तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, या फिर एक ख़ास तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदी कर लेना, और अनसेफ सेक्स करना बहुत बुरी हैबिट्स में शामिल है। आप एडिक्टेड हैं, यह आपको तब पता चलता है जब आपको वह चीज़ किसी दिन नहीं मिलती। अगर आप उसे करना बंद कर देते हैं, आपको नींद ना आना, गुस्सा, बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आप जब मर्जी अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप तभी छोड़ते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते। इस तरह आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में। सबसे पहली बात, लोगों को किसी चीज़ या बिहेवियर की आदत पड़ती ही क्यों है? शराब जैसी चीज़ों की आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं, और जब आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम अच्छा बीतता है। जब शराब आपके बॉडी से निकल जाती है, आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसलिए आप अच्छा फील करने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ ड्रग्स आपके दिमाग में जोरदार तलब पैदा करती है। ड्रग्स जैसे कि कोकेन और तंबाकू जैसी दूसरी चीज़ें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करते हैं जो हमें मज़ा और खुशी देता है। जब ये एक्टिव होता है तो डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर उस इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं क्यों एक ड्रग एडिक्ट
ड्रग से चिपक जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता। जितने लंबे समय तक एक इंसान ड्रग्स यूज करता है, उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर को उतना ही नुकसान होता है। अगर ये डैमेज हो जाता है, इसका मतलब है आपको अच्छा फील करने के लिए और ज़्यादा ड्रग्स चाहिए होगा। उसी दौरान आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे आपका लीवर भी ड्रग्स के कारण ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। अपने नशे की ज़रूरत के सिवा आप किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। तो आप एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ऑथर कहते हैं सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आपको स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना एक बड़ी हेल्प हो सकती है जो खुद इससे लड़ रहे हैं। ये याद रखें, आप अपनी ज़िंदगी फिर से बना रहे हैं। ऑथर को 12 स्टेप्स प्रोग्राम की इंस्पिरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस नाम के ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आपको इस प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें। आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने लगेंगे, लेकिन ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम आपको हर तरह से मदद करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान जैसे कि एक थेरेपिस्ट या दोस्त जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए एडिक्शन आपसे ये सब कराएगा जो आप नहीं करना चाहते। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करने लगेंगे। एडिक्शन से जंग जीतना बहुत मुश्किल है और तकलीफ देह होगा, लेकिन यह जान लें कि अगर आप आपने इसे पार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो 12 स्टेप्स हैं जिसमें सबसे नंबर 1 है, जैसे पहले भी बताया गया है, आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दें कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में इसे छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा है, इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहें आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। मान लें कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें। जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहें कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस ना जाएं तो कितना अच्छा होगा। 4th रूल है, अपने मोरल्स पर वापस जाएं। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाएं। ठान लें कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। 5वां पॉइंट है, उन लोगों से माफ़ी मांगें जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया या 4th स्टेप से रिलेटेड है, और यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। नंबर 6, बदले में उनके साथ अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने की प्रैक्टिस करें, इससे आपको अच्छा फील होगा। इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। 7वां, माइंडफुल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शंस, बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहें। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियाँ सुधार कर सकते हैं। 8वां है, बार बार उस सोच को दोहराएं कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट। अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखें। जैसे जैसे आप इस बार बार करते रहेंगे, यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप कहेंगे कि आपके पास पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करते रहे, भले ही कभी कभी आपको इन पर भरोसा ना हो। 9th पॉइंट जो है वो है, अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर्स तलाशें। स्पॉन्सर वो होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वे आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे आपको सच भी चाहें, वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, वो आपको बताएंगे। 10वां, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो आप अपने पास एक डायरी रखें। इसमें हर दिन के
एक एक्सपीरियंस को लिखें या फिर अपना वीडियो बनाएं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बताएं कि आपको एक अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं या क्रेविंग कितनी ज़्यादा हो सकती है। 11वां, अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें कि लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। हर वो दिन जब आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर वापस जाने से रोकते हैं, या आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रीवायर करने का। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को इस तरह ढाल लेगा कि वह किसी नशीले चीज़ या बुरे बिहेवियर पर डिपेंड नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने एडिक्शन से दूर होना उतना आसान हो जाएगा। अंत में 12 नंबर, प्रैक्टिस करते रहें। बार बार दोहराना है कि सबसे ज़रूरी है, बुरी हैबिट्स ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं। हर रोज़ अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराएं ताकि नए कनेक्शंस जल्दी और मजबूत बन सकें। तो इस बुक से जो निष्कर्ष या कंक्लूजन है, आपने सीखा क्यों आप वो चीज़ें करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और इसके लिए कैसे आपके दो माइंड जिम्मेदार हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वो माइंड है जो आपके लिए सावधानी से फैसले लेता है। इसे आपके बहुत सारे डिसीजन पर काम करना होता है, इसलिए धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। ये तुरंत रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्शन करता है, इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप उन चीज़ों को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीज़ें चुनने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है ब्रेन अपना स्ट्रक्चर, आप कैसे सोचते हैं और आप क्या करते हैं, उसके अनुसार बदल लेता है। आप असल में अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। आपने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश करने के लिए ये तरीके गलत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। आपने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी हैबिट्स से लड़ने में मदद मिलती है। वो बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी हैबिट्स बचपन से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आप इन्हें बदलेंगे। 12 स्टेप प्रोग्राम की मदद से आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी हैबिट्स की जड़ें दिमाग में बहुत गहरी बैठी हैं, लेकिन आपको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी हैबिट्स की रोज़ प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचेंगे आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक एक दिन करके आगे बढ़ें। अंत में बुरी हैबिट्स, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बनकर पीछे छूट जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बुक में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।